गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के अंदर जिसे हम निविड़ संकुलित संरचना के आधार से भी समझते हैं। यह टॉपिक केवल और केवल आपको समझने के लिए है, ध्यान में रहे। यह टॉपिक आपको केवल और केवल समझने के लिए है। इस टॉपिक के आधार से कुछ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि OMR में होते हैं। अब यह टॉपिक हम समझने का प्रयास करते हैं। फिर से बता दूं, इस टॉपिक के आधार से आपको कुछ OMR पूछे जाते हैं। जहाँ जहाँ पे उसकी बात आएगी वहाँ पे मैं दोबारा आपको बताऊंगा। अब इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या, तो हम उसका पहले मतलब समझते हैं। जैसे कि कोई ठोस पदार्थ होता है, क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है। उस ठोस पदार्थ में आप जानते हो क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। और परमाणु भिन्न भिन्न तरीके से जुड़ते हैं। परमाणु आपस में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न तरीके से जुड़ते हैं। और जब वो जुड़ते तब उन परमाणु के बीच कुछ स्थान वो रह जाता है। कुछ स्थान क्या होता है, रह जाता है। अब उसी स्थान के बारे में हमें यहाँ पे जो चर्चा करनी है, उसी स्थान के बारे में हमें पढ़ना है। तो उसी स्थान के ऊपर हम चले जाते हैं। अब यहाँ पे उस तरह की जो रिक्त स्थान होते हैं उन्हें हम उनके आधार से हमने उसको मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांट दिया है, 3 भागों में बांट दिया है। उसमें सबसे पहला है एक विमा में निविड़ संकुल। नाम बड़ा सा विचित्र है, टॉपिक बहुत ही आसान है। 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग संरचना, ऐसा भी आप ध्यान में दे सकते हो, 1 डायमेंशन। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो पंक्ति है, ये जो कतार है, ये जो पंक्ति, उसमें जो परमाणु है वो आपस में एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। देख रहे हो ना, कोई भी एक परमाणु पकड़ लो आप, तो वो आपस में परमाणु से जुड़े। और उसकी मेन बात क्या है, केवल एक ही पंक्ति है। मेन बात क्या है, एक ही पंक्ति है या एक ही कतार है। एक ही पंक्ति या एक ही कतार है, इसीलिए हम इसे एक विमा में निविड़ संकुल कहा जाता है। एक ही कतार है इसीलिए इसे हम, या एक ही पंक्ति इसीलिए इसे हम एक विमा में निविड़ संकुलन कहा जाता है। अब इसके अंदर जो एक और बात जो याद रखने लायक है, उप सहसंयोजन संख्या। भाई उप सहसंयोजन संख्या यानी कि क्या, तो उप सहसंयोजन संख्या उसे कहते हैं कि जो परमाणु आपस में कितने परमाणु से जुड़ा हुआ है उनकी संख्या को हम उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। मान लो इनमें से कोई भी परमाणु का आप चूज करोगे तो वो अन्य 2 परमाणु से जुड़े हुए हैं। मान लो जैसे कि मैं इस परमाणु को चूज करता हूं, तो ये परमाणु अन्य कितने परमाणु से जुड़ा हुआ है, 2 परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो इस जो निविड़ की जो उप संयोजन संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे कोई सोचेगा ये परमाणु, भाई इसके आगे की जो डिजाइनिंग होगी, लेकिन जो हमने दर्शाई नहीं। जो घनीय या अपना जो ठोस पदार्थ होता है उसमें एक भात में अगर परमाणु होंगे, उसकी हमने बात कंप्लीट कर दी। अब मान लो उसका जो दूसरा हम देख रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं अगर द्विविमा में, अब हमें क्या देखना है, द्विविमा में, यानी कि जो द्विविमा में निविड़ संकुलन होगा, यानी कि अब हमें 2 डायमेंशन के अंदर क्लोज पैकिंग देखना है। किसके अंदर, 2 डायमेंशन के अंदर। तो 2 डायमेंशन के अंदर यहाँ पे ध्यान देना है कि द्विविमा यानी विमा कितना होगा, 2। पंक्तियां कितनी होगी, 2। पंक्तियां कितनी होगी, 2। इसमें 2 भिन्न प्रकार दिया जाता है, यानी पंक्तियां भी 2 है। और जो इम्पोर्टेंट जो बात है, 2 पंक्तियां होगी। कितनी पंक्तियां होगी, 2। दूसरा, उसको हमने कितने भागों में बांट दिया है, 2 भागों में बांट दिया है। तो किस तरह से 2 भागों में बांट दिया है उसकी हम चर्चा करें तो डिजाइनिंग से ही आपको पता चल रहा है। देखो यहाँ पे ये जो क्या है, कतार या पंक्ति हम कह सकते हैं। यहाँ ए वाली जो कतार है उसके ऊपर सेम टू सेम ए वाली कतार रखी गई है।
उसके ऊपर भी सेम टू सेम ए वाली कतार रखी गई, उसके ऊपर भी सेम टू सेम ए वाली कतार रखी गई है। इसीलिए यहाँ पे सब जगह पे नाम मैंने क्या दर्शाया है, ए। क्या दर्शाया है, ए। अगर दूसरी ऐसी चित्र देखेंगे तो यहाँ पे ए वाली कतार है और ए वाले परमाणु के ऊपर जो जगह बनती थी उसके ऊपर मैंने एक और कतार रखी, तो जिसका ए वाली कतार से भिन्न चित्र आया, इसीलिए उसको नाम क्या दिया, बी। और बी वाली जो कतार है उसके ऊपर जो जगह बनी उसके ऊपर मैंने एक और कतार रखी जिसका चित्र सेम टू सेम ए वाली कतार से आया। किससे आया, ए वाली कतार से, इसीलिए मैंने उसका नाम क्या दिया, ए। वैसे ही यानी कि यहाँ पे कतार कितने तरह की है, दो तरह की, ए बी, इसलिए मैंने क्या लिखा, ए बी। और यहाँ पे सेम टू सेम है, इसलिए मैंने क्या रखा, ए। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखने वाली बात क्या है, तो ये जो एक ही प्रकार की थी, एक प्रकार थी, साथ में आप यहाँ कोई भी एक परमाणु, जैसे ये मैंने जो गोला है, गोले को मैं परमाणु भी बोल सकता हूँ, ये जो गोला है, ये जो परमाणु है, उसके ऊपर आप अगर ध्यान देंगे तो वो अन्य कितने परमाणु या अन्य कितने गोले के साथ संपर्क बना के रखता है। आप देखोगे तो ये परमाणु अन्य, आप ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, अन्य 4 परमाणु के साथ संपर्क में है। अन्य कितने परमाणु के साथ, अन्य 4 परमाणु के साथ संपर्क में है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, वर्ग निविड़ संकुल कहते हैं। वर्ग शब्द क्यों आया, 4 गोले के संपर्क में था इसीलिए, और उसका जो केंद्र का जो हमने गोला पसंद किया वो अन्य 4 गोलों से संपर्क में है, इसीलिए उसका नाम हमने जो दिया वो दिया वर्ग निविड़ संकुल। अब इस तरह का जो वर्ग निविड़ संकुल होगा उसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी भाई, 4। उप सहसंयोजन संख्या यानी क्या, वो मैंने आगे ही आपको बता दिया कि एक गोला अन्य कितने गोलों की संख्या के संपर्क में है वो देखना है, और उस संख्या को हम उप संयोजन संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे अन्य 4 गोलों के संपर्क में है, इसीलिए इस वर्ग निविड़ संकुल की उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अब ऐसा दूसरा प्रकार देखते हैं, तो उसमें लिखा है षष्ठ कोणीय। क्या लिखा है, षष्ठ कोणीय। कोई भी एक गोला आप चूज करो, जैसे कि ये मैंने गोला चूज कर दिया, तो ये जो गोला अन्य कितने गोलों के संपर्क में वो देख सकते हैं हम, 1 2, इसके भी संपर्क में 3 4 5 और 6, अन्य 6 गोलों के संपर्क में है। और इसकी भात यानी इसकी कतार कैसी थी, ए बी, और ये 6 गोलों के संपर्क में, इसीलिए इसका नाम मैंने क्या रखा है, षष्ठ कोणीय निविड़ संकुलन। इसका नाम मैंने क्या रखा, षष्ठ कोणीय। षष्ठ कोणीय क्यों रखा, क्योंकि एक गोला अन्य कितने गोलों के संपर्क में था, 6 गोलों की, इसीलिए जो इसका जो नाम है वह हमने क्या रख दिया है, षष्ठ कोणीय। अब इसकी भी उप संयोजन संख्या कितनी होगी, 6 कंप्लीट। मैंने अभी आपको ऊपर एक विमा समझाया और दूसरा मैंने द्विविमा समझाया। एक विमा में आपने देखा केवल कितनी लाइन थी, 1, और द्विविमा में आपने कितनी लाइन रखी थी, 2, ए प्रकार से और ए बी प्रकार से। अब उससे हम आगे देखते हैं। अब जो हमारा तीसरा है उसमें क्या है, त्रिविमा। हमने एक विमा देखा, द्विविमा देखा, अब हम क्या आएंगे, त्रिविमा यानी 3 डायमेंशन होगा। एक विमा यानी 1 डायमेंशन, द्विविमा यानी कि 2 डायमेंशन, और त्रिविमा यानी कि 3 डायमेंशन। यहाँ पे आपके सामने चित्र भी दर्शाया हुआ है, लेकिन जो उसकी जो परिभाषा किस तरह से बनेगी वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ज्यामितीय त्रिविम होगा, इसकी जो ज्यामिति होगी वो क्या होगी, 3 डायमेंशन होगी। उसके ऊपर एक के ऊपर एक इस तरह से परत होगी। अब यहाँ पे लिखा है पहली परत के ऊपर, यानी पहली परत की जो रिक्त स्थान होंगे उसके ऊपर दूसरी परत के कण होंगे, और दूसरी परत के जो रिक्त स्थान होंगे उसके ऊपर तीसरी परत होगी। यानी सबसे पहले हमने पहली परत रख दी, आप चित्र के अंदर देख सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली परत रख देंगे, पहली परत के ऊपर जो उसके जो रिक्त स्थान होंगे उसके ऊपर दूसरी परत रखेंगे, और जब हम दूसरी परत रखेंगे तब दूसरी परत के जो रिक्त स्थान होंगे उसको कवर करने के लिए हम तीसरी परत रखेंगे, और यह क्रम
इसी तरह से चलता रहेगा और इसी को हम त्रिविमय निविड़ संकुल कहते हैं। उसमें जो पहला प्रकार आपको लिखा है द्विविम वर्ग निविड़ संकुल, और जो दूसरा होगा उसके अंदर आएगा द्विविम षष्ठकोणीय निविड़। द्विविम षष्ठकोणीय निविड़ दोनों की हम चर्चा करते हैं। जो सबसे पहला जो हमारा था द्विविम निविड़ संकुल, जो आगे हमने जो अभी देखा था, द्विविम वर्ग के अंदर भात कैसी थी, ए ए ए ए प्रकार की, कैसी थी, ए प्रकार की। तो जो ए प्रकार की जो भात थी हमारी, ध्यान देने वाली बात है, जो ए प्रकार की भात जो थी उसी को, ये जो हमारी ए प्रकार की भात थी, उसी भात को हम किस में दर्शा रहे हैं, अब 3 डायमेंशन में। किस में दर्शा रहे हैं, 3 डायमेंशन में। तो यहाँ पे भात आपकी जो आएगी उसके अंदर हम कह सकते हैं कि सारे गोलों की व्यवस्था क्या होगी, एक जैसी होगी ए। और यहाँ पे जो मेन बात है कि वही बात को हमने कैसे दर्शा दिया है, 3 डायमेंशन में। अब इसी का हम दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार जो है, अब जो दूसरा प्रकार है षष्ठकोणीय निविड़, द्विविम षष्ठकोणीय, उसमें 3 डायमेंशन देखना है। उसमें 3 डायमेंशन के 2 है, यानी द्वितीय परत के ऊपर हम प्रथम परत रखेंगे और जो तृतीय परत के ऊपर द्वितीय परत देखेंगे। उसको एक बढ़िया से चित्र से देख रहे हैं, यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है, लेकिन उससे भी बढ़िया चित्र से हम एक चतुष्फलकीय छिद्र और एक अष्टफलकीय रिक्तियों के बारे में देखते हैं। यहाँ पे हमें मेन यही समझना है, चतुष्फलकीय छिद्र यानी चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय छिद्र यानी अष्टफलक रिक्तियां किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक चतुष्फलक की संरचना मैंने बताई। क्या बता दी है, चतुष्फलक की संरचना। अब ये जो उसमें चतुष्फलक की संरचना में कितने गोल है, 3, यानी ये पहली परत, उसके ऊपर कौन सी परत आ जाएगी, दूसरी परत। ये अपनी कौन सी परत है, पहली, और उसके ऊपर ये कौन सी परत है, दूसरी। यानी पहली परत के छिद्र को कवर करने के लिए, उसके ऊपर की जगह को कवर करने के लिए हमने कौन सी परत रख दी है, दूसरी। अब यहाँ पे 3 डायमेंशन है, यानी कि ये अपने मान लो अपने ये कौन सा हिस्सा हुआ, पीछे का, ये अपना कौन सा हिस्सा हुआ, पीछे का। तो उसके ऊपर आगे एक और परमाणु, यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हो, ये मान लो अपने पीछे का हिस्सा हुआ। और ये जो छिद्र जो था, ये जो छिद्र आप देख रहे हो, उस छिद्र को कवर मैं कर रहा हूं आगे के एक परमाणु से, इस तरह से। तो अब ये जो हुआ, इस छिद्र को हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय छिद्र। उसकी संरचना इस तरह, यानी ये जो था, ये बीच वाले परमाणु का केंद्र, और ये 1, 2 और 3 परमाणु जो हमने सेट कर दिए। यानी ये जो छिद्र जो आपको दिख रहा है चित्र के अंदर, उसे हम चतुष्फलकीय छिद्र कहा जाता है। वैसे ही अष्टफलकीय छिद्र किसे कहते हैं, तो वो हम चित्र के आधार से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे 2 तरह की भात आपको दर्शा दी है। ये वाली भात, उसमें जो 3 परमाणु को रखा हमने, उसे ए कहा है, और नीचे भी वैसे ही 3 परमाणु रखा, उसे हमने क्या कहा है, बी। आप चित्र में देख सकते हो, यहाँ पे अष्टफलकीय की जो हमने चित्र दर्शाई है, अष्टफलकीय की क्या दर्शाई है, चित्र। तो ये ऊपर के 3 हुए और ये 0.3 नीचे के 3 हुए। अब यहाँ पे आपको ऐसा मैं बता सकता हूँ, ये जो छिद्र है, ये जो छिद्र है बी, जो हमने 3 रखे, और ये जो ए का जो 3, वो तीनों यहाँ पे ध्यान में रखे, ए भात के ऊपर, ये जो ए भात है या बी भात के ऊपर हम कौन सी भात रखेंगे, ए वाली भात रखेंगे। ये बी वाली भात के ऊपर हम ए वाली भात रखेंगे, और इस तरह से रखनी है कि जो ए का जो छिद्र होगा और बी का छिद्र, वो छिद्र आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने जो पिंक रंग से आपको बी वाली भात दर्शाई है और डार्क रंग से ए वाली भात रखाई। तो ये ए वाले का छिद्र हुआ, और ये जो छिद्र आप देख रहे हो वो बी का भी छिद्र दर्शा रहा है। ये ए का भी छिद्र यहाँ पे आ रहा है और बी का भी छिद्र यहाँ पे आ रहा है। मैंने ए और बी में इस तरह से बांट दिया, और दोनों का छिद्र यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये जो छिद्र हुआ, उसे हम
अष्टफलकीय छिद्र कहते हैं। 6 गोलों के आधार से जो छिद्र बन रहा है, कितने गोलों के आधार से? 6 गोलों के आधार से, इसीलिए उसको हमने क्या कह दिया? अष्टफलकीय छिद्र। और चतुष्फलकीय 4 गोलों के आधार से जो छिद्र बन रहा था उसे हम क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय छिद्र कहते हैं। दोबारा बता देता हूं, यहाँ पे ए और बी दोनों भाग को हम जब जोड़ेंगे तब वह छिद्र स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा और उसे हम अष्टफलकीय छिद्र कहते हैं। 6 गोले थे इसलिए उसका नाम हमने अष्टफलकीय छिद्र रखा। ऊपर कितने गोले थे? 4। और उसको हमने कैसे बताया? तो जो 3 गोले जब जुड़ते हैं और उसका जो जगह बचती है उस छिद्र को हम चतुष्फलकीय छिद्र कहते हैं और चतुष्फलकीय छिद्र के ऊपर एक और परमाणु व्यवस्थित कर देते हैं। और यहाँ पे एक और चीज जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो चीज ये है कि जो मान लेते हैं कि निविड़ के अंदर गोलों की संख्या कितनी होगी? n। गोलों की संख्या कितनी होगी? n। तो अष्टफलकीय रिक्तियां भी कितनी होगी? n। और चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होगी? 2n। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं, मान लो कोई ऐसा जो ठोस पदार्थ है उसमें परमाणु की संख्या कितनी है? 100 परमाणु की, यानी कि गोलों की संख्या कितनी है? 100। गोलों की संख्या हमने कितनी ली? 100। तो उसके अंदर अष्टफलकीय छिद्र भी कितने बनेंगे? 100 बनेंगे। तो उस ठोस पदार्थ में अष्टफलकीय जो छिद्र होंगे वो कितने बनेंगे? 100 बनेंगे। जबकि चतुष्फलकीय छिद्र कितने बनेंगे? 200। कितने बनेंगे? 200 बनेंगे। यही एक जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद का पॉइंट देखते हैं। तृतीय परत को हम द्वितीय परत के ऊपर रखेंगे तो पैटर्न क्या होगी? तो उसमें भी 2 प्रकार है, एक चतुष्फलकीय होगा और एक अष्टफलकीय होगा। तो जहां पे चतुष्फलकीय होगा वहां बात कौन सी होगी? एबी प्रकार की। वहां पे जो पैटर्न होगी वो एबी प्रकार की होगी। और चतुष्फलकीय क्या जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है? HCP। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका 1 नंबर के OMR के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है षष्ठ कोणीय निविड़ संकुल HCP। HCP में कौन सी बात होती है? एबी प्रकार की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखना है यहाँ से। HCP के अंदर कौन सी पैटर्न होती है? एबी प्रकार की। और HCP के अंदर कौन सी 2 धातु होती है? तो मैग्नीशियम और जिंक। HCP में कौन सी 2 धातु पाई जाती है? यानी कि या ऐसा भी पूछ सकते हैं, मैग्नीशियम और जिंक में कौन सा निविड़ संकुल होता है? तो HCP। अब उसके चित्र के आधार से यही चीज हम देखते हैं। यहां आप चित्र में देख रहे हो ए वाली जो पैटर्न है उसके छिद्र को कवर करने के लिए हमने कौन सी पैटर्न रखी है? बी वाली। और बी वाली यानी दूसरी परत के जो छिद्र को कवर करने के लिए हमने कौन सी पैटर्न रखी है? ए वाली। यानी कि एक परत के ऊपर दूसरी परत और दूसरी परत के ऊपर पहली, पहली के ऊपर दूसरी। इसीलिए जो हमारी चतुष्फलकीय होगा उसमें जो भात होगी वो किस तरह से होगी? एबी प्रकार की होगी। अब हम षष्ठ फलकीय की इसी के साथ में मैं बात कर देता हूं, तो ध्यान में रखिए। षष्ठ फलकीय में क्या होगा? तो षष्ठ फलकीय के अंदर अष्टफलकीय की रिक्तियों के अंदर हम ऐसा बता सकते हैं कि ए वाली जो हमारी जो भात है या जो ए वाली जो हमारी परत है उसके छिद्र को कवर करने के लिए मैं कौन सा रखता हूं? बी वाला। कौन सा रखता हूं? बी वाला। और बी वाली जो हमने पंक्ति रखी है उनके ऊपर जो छिद्र होते हैं वो कवर करने के लिए मैंने कौन सी एक और परत रखी और उस परत को हमने नाम क्या दिया? सी। और जो सी वाले छिद्र के ऊपर एक और परत रखता हूं क्योंकि सी वाले छिद्र को कवर करने के लिए, और उस परत को नाम जो दिया जाता है ए। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ए के जैसी होती है। सिंपल सी बात है, पहले हमने एक परत रखी उसका नाम ए दिया और उस परत के छिद्रों को कवर करने के लिए उसके ऊपर एक और परत रखी और उस परत को हमने नाम बी दिया। और बी वाली परत जो हमने रखी उसके छिद्रों को कंप्लीट करने के लिए हमने एक और परत रखी जिसका नाम हमने सी दिया। सी देने के बाद उसके छिद्र को कवर करने के लिए उसके ऊपर एक और परत रखी जिसको हमने नाम क्या दिया? ए क्यों दिया? क्योंकि जो हमारी पहली परत थी वो तीसरी परत के छिद्रों को कवर करने के बाद जो रखने वाली परत थी वो बिल्कुल समान थी, इसीलिए हमने ए बी सी के बाद नाम क्या दिया? ए नाम दिया। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं अष्टफलकीय के अंदर जो हमारी भात बनेगी वो किस तरह से बनेगी? ए बी सी
और ये एबीसी के आधार से एक और चित्र है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए वाले परमाणु के ऊपर बी के बाद सी और सी के बाद वापस ए वाली परत आ जाती है। यहाँ पे मेन और इम्पोर्टेंट बात है, एबीसी प्रकार की जो पैटर्न होती है वो गणीय निविड़ संकुल संरचना या फलक केंद्रीय गणीय के अंदर दिखाई जाती है। यानी सीसीपी और एफसीसी के अंदर एबीसी प्रकार की जो पैटर्न दिखाई जाती है। आगे हमने कहा था जो एचसीपी के अंदर एबी प्रकार की पैटर्न दिखी जाती थी, और वहां पे हमने मैग्नीशियम और जिंक जैसी धातु का उल्लेख किया था कि वो उसके अंदर मैग्नीशियम और जिंक के अंदर एचसीपी जो दिखाई देती है। और यहाँ पे मैं बता रहा हूं जो सीसीपी और एफसीसी वो कौन सी के अंदर होता है, तो आपने तांबा और चांदी देखा होता है। तो तांबे और चांदी के अंदर जो सीसीपी और एफसीसी यानी एबीसी प्रकार की पैटर्न होती है। अब एचसीपी, सीसीपी और एफसीसी तीनों की जो पैकिंग क्षमता होती है वो कितनी होती है, 74%, जो हमने आगे देख चुके होते। यहाँ पे प्रत्येक गोला अन्य 12 गोलों के संपर्क में होता है, इसीलिए इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है, 12। यहाँ पे भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये बनता है ओएमआर के लिए, ध्यान में रखना सीसीपी और एफसीसी में कौन सी पैटर्न होती है, एबीसी। दूसरा, तांबा और चांदी के अंदर कौन सी पैटर्न बनती है, एबीसी। तांबा और चांदी में कौन सा निविड़ संकुल होता है, या तो सीसीपी या तो एफसीसी। ऐसा भी पूछ सकते हैं। तांबा और चांदी की पैकिंग क्षमता कितनी होती है, 74। तांबा और चांदी के अंदर उप संयोजन संख्या भी कितनी होगी, 12। आशा रखता हूं ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आधार से हम जो इस चैप्टर के बेसिक पॉइंट आगे देखेंगे। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।